वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मृचा योर लीगल मेंटर। तो अभी तक के हमने अपने कॉपीराइट में कई सारे कॉन्सेप्ट्स को डील कर लिया। सो इफ यू आर मिसिंग इट आउट तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे जाकर उन सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से हमको पता चलता है कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो कल की वीडियो में हमने क्या दिखा था? कल की वीडियो में हमने बात की थी ओरिजिनल लिटरेरी वर्क के बारे में, जिसमें कि हमने कई सारे केस लॉज को रेफर किया था, लैंडमार्क केसेस को रेफर किया था, और उसमें कोर्ट्स के जजमेंट को पढ़ा था कि उन केसेस में कोर्ट जो है ओरिजिनलिटी एज अ कॉन्सेप्ट को कैसे बताते हैं, वो कैसे डिपिक्ट करते हैं कि क्या होता है ओरिजिनलिटी एज अ कॉन्सेप्ट इन द लिटरेरी वर्क्स। तो आज के भी इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ बहुत ही लैंडमार्क जो केसेस होंगे उनको डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे एंड फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे कि ओरिजिनलिटी जो है लिटरेरी वर्क में वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो कल तो वैसे भी हम लोगों ने जान लिया था कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपको कल की वीडियो देखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, जाके वहां पे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और डिस्कस करते हैं वन ऑफ द वेरी लैंडमार्क केस, दैट इज मैकमिलन वर्सेस कूपर, जो कि आपका एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, जो कि आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन। तो इसमें हेल्ड क्या हुआ था कि किसी भी वर्क को, ठीक है, लिटरेरी वर्क को एक तरीके से बोल सकते हैं ओरिजिनल होने के लिए वो क्या होना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ द लेबर उसमें होना चाहिए, स्किल होना चाहिए एंड कैपिटल ऑफ वन मैन विच मस्ट नॉट बी अप्रोप्रिएटेड बाय अनदर। मतलब कि जो कि दूसरे के द्वारा एक्वायर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरे का यहाँ कोई भी बोल सकते हैं एक तरीके से उसमें आप ही का जो स्किल होगा, आप ही का जो कैपिटल होगा, आप ही का जो लेबर होगा वो होना चाहिए। तो किसी भी वर्क को ओरिजिनल बोलने के लिए या ओरिजिनलिटी को देखने के लिए उस वर्क का हमें क्या देखना पड़ेगा, बहुत ही जो एसेंशियल चीजें हमने कल भी पढ़ी थी, तो वो है लेबर, स्किल एंड कैपिटल। ठीक है, किसी भी ऑथर के वर्क को ओरिजिनल बताने के लिए। ठीक है, वो किसी और वर्क के मतलब किसी और पर्सन के वर्क का लेबर, स्किल और कैपिटल नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑथर है तो आप ही का स्किल और आप ही का कैपिटल और आप ही का जो लेबर होगा वो रिक्वायर्ड होगा टू स्टेट द वर्क एज अ ओरिजिनल। ठीक है, दूसरे का नहीं होना चाहिए। उसमें एलिमेंट्स जो होंगे उस वर्क के, ठीक है, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। रॉ मटेरियल भी किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपॉन विच द लेबर एंड स्किल एंड कैपिटल ऑफ द फर्स्ट हैज बीन एक्सपैंडेड। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम इस लाइन से इस पैराग्राफ से यही समझते हैं कि टू स्टेट द वर्क और टू से द वर्क टू बी ओरिजिनल देयर मस्ट बी 3 एसेंशियल्स, जो कि हमें ओरिजिनलिटी में पता चलती है कि क्या क्या होना चाहिए, आपका लेबर होना चाहिए, स्किल होना चाहिए एंड कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? टू सिक्योर द कॉपीराइट फॉर द प्रोडक्ट, अब उस प्रोडक्ट पे, अब उस वर्क पे कॉपीराइट लाने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इट वाज नेसेसरी दैट द लेबर, स्किल एंड कैपिटल शुड हैव बीन एक्सपैंडेड सफिशिएंटली टू इम्पार्ट टू द प्रोडक्ट सम क्वालिटी। अब उस प्रोडक्ट में, उस वर्क में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको सिक्योर करना है कॉपीराइट के अंदर उस वर्क को तो, और कैरेक्टर विच द रॉ मटेरियल डिड नॉट पोजेस, या फिर जो कोई भी जो कैरेक्टर है उसमें जो रॉ मटेरियल जो होना चाहिए वो किसी और का नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड विच द डिफरेंशिएटेड द प्रोडक्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल, और जो एक तरीके से जो आपका प्रोडक्ट होगा, जो आपका वर्क होगा ना, वो रॉ मटेरियल से डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, सो दैट कि डिफरेंशिएट किया जा सके। ठीक है, दस अ वर्क में बी ओरिजिनल, मतलब कि ओरिजिनल कैसे पता चलेगा, इफ द ऑथर हैज अप्लाइड हिज स्किल और लेबर, या बोल सकते हैं यहाँ पे जजमेंट भी होता है। ठीक है, इवन दो ही हैज ड्रॉन ऑन नॉलेज कॉमन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी अदर पर्सन से उसने कुछ जो उस पर्सन के काम का जो उसने उसमें नॉलेज लगाया था, अगर ये जो पर्सन है इसका कॉमन हो गया, ठीक है, दोनों का अगर मिल रहा है, कॉमन हो जा रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब उस
पर्सन के वर्क का जो स्किल, लेबर और कैपिटल जो उसने लगाया है, ठीक है, आपका भी अगर सेम हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप या फिर उसके वर्क को एक तरीके से कॉपी कर लेते हैं और कहते हैं कि इसमें मैंने अपना स्किल, लेबर एंड एवरीथिंग लगाया है, तो यहाँ पे ओरिजिनलिटी आप खो देंगे एंड योर वर्क जो होगा आपका वो नहीं आएगा अंडर द परव्यू ऑफ ओरिजिनलिटी, ठीक है, तो वो ओरिजिनल लिटरेरी वर्क नहीं कहलाएगा। इस केस में भी हमने क्या क्या देखा, जैसे कि पिछले केसेस में देखा था कि ये जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होगी तो आपका जो वर्क है वो ओरिजिनल कहलाएगा। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं आगे और अनदर वन ऑफ द वेरी लैंडमार्क केस जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रेस वर्सेस यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल प्रेस लिमिटेड, ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में क्या हुआ था, चलिए पहले फैक्ट्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रेस के 2 एग्जामिनर्स थे, ठीक है, 2 एग्जामिनर्स थे, इनको बुलाया गया था यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल प्रेस लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा इन 2 एग्जामिनर्स को बुलाया गया था। किस लिए बुलाया गया था? मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, मैथ्स पेपर का एग्जाम था, ठीक है। अब उसके लिए उस पेपर को बनाने के लिए 2 एग्जामिनर्स को यूनिवर्सिटी लंदन प्रेस जो लिमिटेड है उनके 2 एग्जामिनर्स को यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल प्रेस लिमिटेड द्वारा बुलाया गया, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल जो प्रेस है वो एक तरीके का एग्रीमेंट भी बनाते हैं इन दोनों एग्जामिनर्स के बीच में कि जो भी वर्क आप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, वो एक तरीके से हमारे अंदर में होगा, ठीक है, दैट वर्क मस्ट जो वो वर्क होगा उसके अंदर जो कॉपीराइट होगा वो यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल प्रेस का होगा, ठीक है। तो ये जो एग्जामिनर्स होते हैं, ठीक है, बोल देते हैं और उसके बाद ये उस वर्क के दौरान, ठीक है, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी जुड़े होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तरीके का बहुत ही सिग्निफिकेंट कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से उसी वर्क जब वो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बना रहे होंगे तो उसके दौरान अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी वो क्या थे, लिंकअप थे, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ये इस केस में अभी तक यहाँ पे बातचीत हुई है। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद ये जो यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल प्रेस होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो इस वर्क में कॉपीराइट है अब हम आपको असाइन कर देते हैं, मतलब 2 एग्जामिनर्स को, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रेस लिमिटेड है इनको उस वर्क पे कॉपीराइट मिल जाता है, ठीक है, असाइन कर दिया जाता है इनके द्वारा, ठीक है। लेकिन क्या होता है एग्जामिनेशन के बाद, जब एग्जामिनेशन हो जाता है तो ये क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल प्रेस जो लिमिटेड है ये उन क्वेश्चन पेपर्स को क्या किसके साथ, क्रिटिसिज्म और आंसर्स के साथ वो क्या करते हैं, पब्लिश कर देते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ दीज 2 एग्जामिनर्स। अब इनको पता चलता है कि हमारे पास जब ये कॉपीराइट है, ठीक है, तो ये कैसे पब्लिश कर दिए हमसे बिना पूछे। इसके बाद ये क्या करते हैं, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूटोरियल प्रेस लिमिटेड जो है इनके ऊपर क्या कर देते हैं, केस कर देते हैं, ठीक। तो इसमें 4 इश्यूज थे और चारों इश्यूज पे काफी अच्छा जजमेंट जो है इस केस में दिया गया। तो चलिए चारों इश्यूज को डील कर लेते हैं। पहला इशू क्या था, डू द एग्जामिनेशन पेपर्स कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म लिटरेरी वर्क अंडर द एक्ट। क्या जो ये एग्जामिनेशन पेपर्स हैं ये अंडर द डेफिनेशन ऑफ लिटरेरी वर्क आते हैं इस एक्ट के अंदर? चलिए देखते हैं कि कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है। So it was held that with respect to the literary work, there is no statutory definition in the given UK जो उनका कॉपीराइट एक्ट है उसमें कोई भी लिटरेरी वर्क के रिगार्डिंग कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं दी गई है। बट इट इज सेड दैट लिटरेरी वर्क इंक्लूड्स मैप, चार्ट्स, टेबल्स एक्सेट्रा, ठीक। तो लिटरेरी वर्क जो होगा वो उसमें चार्ट्स भी होगा, मैप्स भी इंक्लूडेड रहेगा और टेबल्स भी इंक्लूडेड रहेगा। ऑल्सो द वर्क हैज टू बी एक्सप्रेस इन द प्रिंटेड और फॉर्म, जो कि क्राइटेरिया फुलफिल कर ही रहा है। जो मैप्स इसमें भी यूज होते हैं, चार्ट्स वगैरह भी यूज होते हैं मैथ्स में और टेबल्स भी यूज होते हैं, ये भी क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया। और प्रिंटेड और रिटन तो है ही क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर उन्होंने खुद से बनाया था, है ना, और उसके बाद प्रिंट भी करके उसको सर्कुलेट भी किया गया है। तो इस वजह से इसमें क्या हुआ, नॉट कीपिंग इनटू कंसिडरेशन द क्वालिटी ऑफ द वर्क, इसको नहीं देखते हुए ये देखा गया कि जो वर्क है क्या ये रिटन में है,
क्या ये जो इंक्लूड करा है चार्ट टेबल और जो आपका मैप्स इंक्लूड करा है? तो इसमें क्या हेल्ड हुआ, बोथ एग्जामिनर्स हैड अप्लाइड देयर माइंड, लेबर एंड जजमेंट, हेंस द एग्जाम पेपर्स वेयर हेल्ड टू बी लिटरेरी वर्क। और इसलिए उस एग्जामिनेशन पेपर को बोला गया कि ये लिटरेरी वर्क के परव्यू में आता है। क्लियर हो गया? ये इस इशू में डील हुआ था। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, इफ द एग्जाम पेपर वेयर हेल्ड टू बी लिटरेरी वर्क्स वेयर द ओरिजिनल, क्या ये जो ओरिजिनल थे एग्जामिनेशन पेपर्स, ठीक है, इसके बारे में भी आइए जानते हैं। इट वॉज हेल्ड दैट सिंस इट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दैट कॉपीराइट लॉ डजंट प्रोटेक्ट द आइडिया, हमने बहुत टाइम पहले से आपको बता दिया कि कॉपीराइट में प्रोटेक्शन आइडिया को नहीं मिलती है, बल्कि एक्सप्रेशन ऑफ थॉट को मिलता है प्रोटेक्शन। और क्योंकि वो जो पेपर था प्रिंटेड और रिटन में आ गया था, वो जो क्वेश्चंस थे, in the case of literary work, hence it was held that the papers set by the examiners were their original works। ठीक है, क्योंकि पहला तो उन्होंने अपना स्किल, लेबर और जजमेंट यूज डाला था उसमें, उस पेपर में, प्लस वो जो वर्क था ना वो उनका एक तरीके से एक्सप्रेशन ऑफ थॉट में आ गया था, उन प्रिंटेड में आ गया था, फिजिकल टेंजिबल फॉर्म में आ गया था, एंड दैट्स व्हाई दैट वर्क इज स्टेटेड टू बी द ओरिजिनल वर्क। ये दूसरा इशू भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरे पे आते हैं, एट द टाइम व्हेन द एग्जामिनेशन पेपर वर बीइंग मेड, ऑन हुम डिड द कॉपीराइट रिसाइड। तो ये जो कॉपीराइट है किसके पास है, जब ये एग्जामिनेशन पेपर बन रहा था तब, ठीक है, तो कोर्ट हेल्ड करती कि जो एग्जामिनर्स थे ना were the ones who made the papers by applying their skills, labor and judgment, and the two examiners were engaged in a contract for service। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस ये उस दौरान जब पेपर बना रहे थे तो वो एंगेज थे। इसका क्या मतलब होता है, इसमें होता क्या है कि टू एग्जामिनर्स वर द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट। ठीक है, तो ये जो वो वर्क कर रहे हैं ना, ये क्या नाम है, उस ड्यूरेशन में जब उन्होंने एक तरीके से एग्रीमेंट किया था, तो उस ड्यूरेशन में जब वो वर्क कर रहे थे, ठीक है, तो ये जो वर्क है उस वर्क पे क्योंकि उसका लेबर और टाइम और जजमेंट एंड एवरीथिंग हैज बीन यूज, दैट्स व्हाई ये जो वर्क है ना वो जो एग्जामिनर है उनका कॉपीराइट इस वर्क के ऊपर है। तो इसमें इशू नंबर 3 में ये यहाँ पे हेल्ड हुआ। आते हैं इशू नंबर 4 में, डिड द यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल प्रेस इन्फ्रिंज द कॉपीराइट राइट ऑफ द एग्जामिनर्स, क्या ऐसा उन्होंने किया? तो आइए जानते हैं। फाइनली इसमें क्या हेल्ड होता है कि जो डिपेंडेंट है ना वो प्ली लेते हैं कि हमने इसको यूज किया है फॉर पब्लिशिंग द एग्जामिनेशन पेपर वाज फॉर द एजुकेशनल पर्पस। उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि हमने इसको यूज किया है, हमने इस पेपर को पब्लिश किया है फॉर एजुकेशनल पर्पस, एंड देयरफॉर दे शुड बी गिवन एग्जेम्पशन फ्रॉम द पनिशमेंट। ठीक है, उनको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, उनको नहीं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में घसीटा जाना चाहिए। लेकिन ignoring the argument, the court gave a very famous legal maxim still in use even after so many years of the decision। ठीक है, क्या उन्होंने बोला, क्या कोर्ट ने कहा, what is worth copying is prima facie worth protecting। ठीक है, जो कि कॉपी होने का प्राइमा फेसी एट द वेरी मोमेंट, एट द वेरी फर्स्ट टाइम, अगर ये जो वर्क है आपका कॉपीराइट जो इस पे अगर एक तरीके से कॉपी हो सकता है आपका जो वर्क है, तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा वर्थ है प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, इस वजह से क्या है, एंड हेंस प्लेंटिफ एंजॉयज द राइट ओवर द क्वेश्चन पेपर्स एंड डिपेंडेंट इज लायबल फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट। ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का उनके ऊपर एक तरीके से ये जो इस केस में बोला गया, हेल्ड किया गया कि इन्होंने इनका कॉपीराइट जो है इन्फ्रिंज किया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी आपका जो एक तरीके से हमें पता है कि जब कोई भी वर्क जो आता है, जब जो कॉपीराइट होता है वो एक तरीके से एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी लेके ही आता है। ठीक है, ये एक तरीके का नेगेटिव राइट भी लेके आता है। पॉजिटिव तो ये है कि इस पे आपको कॉपीराइट मिल गया, बट नेगेटिव भी है कि सामने वाला इस आपके वर्क को यूज ही नहीं कर सकता, उसको एंजॉय ही नहीं कर सकता, एक्सप्लॉइट ही नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से व्हाट इज वर्थ कॉपिंग इज प्राइमा फेसी वर्थ प्रोटेक्टिंग। तो ये इसमें हेल्ड हुआ और उसके बाद इन्होंने कहा कि हाँ, इन्होंने इन्फ्रिंज किया है जो प्लेंटिफ है उनके कॉपीराइट को।
ठीक है, तो ये हुआ हमारा ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रेस वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूटोरियल प्रेस का यहाँ पे हेल्ड। अब बढ़ते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क केस, ठीक है, इंटरलेगो एजी वर्सेस टाइको इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसमें क्या हुआ था, whether small modification made to existing drawing of Lego bricks gave rise to a fresh copyright। क्या ऐसा हुआ इस केस में, मतलब ये बोला गया है कि क्या जो छोटे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं जो कि एग्जिस्टिंग ऑलरेडी ड्राइंग है, ठीक है, उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशंस फर्दर कर दिया गया है, लेगो एक ब्रिक्स है, ठीक है, लेगो ब्रिक्स करके है, जो कि गिव राइज टू, क्या फ्रेश कॉपीराइट उसको देना चाहिए? तो इसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। तो ओरिजिनल लेगो ब्रिक्स जो है हैड बीन पेटेंटेड एंड रजिस्टर्ड एज डिजाइन्स, ठीक है, ओरिजिनल लेगो ब्रिक्स उनका प्लेंटिव का था, जिन्होंने उसमें उस ब्रिक्स में अपना पेटेंट भी कराया था, एक तरीके से रजिस्टर कराया था डिजाइन्स के भी अंदर कि ये जो ब्रिक्स है इसका जो डिजाइन है वो भी प्रोटेक्टेड है और पेटेंट भी कराया था, ठीक है। बट दीज हैड एक्सपायर्ड, लेकिन वो अब ये जो इनका जो काम था वो एक्सपायर हो चुका था, ठीक। सम चेंजेस हैड बीन मेड टू द डिजाइन एंड दीज लेटर ब्रिक्स वेर कॉपीड बाय द टाइको, और इसमें फर्दर कुछ डिजाइन्स वगैरह लगाए गए, ठीक है, लेगो ब्रिक्स में, और उसके बाद ये जो है कॉपी कर लिया गया टाइको के द्वारा, ठीक। अब क्या होता है, लेगो क्लेम कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, तो जो लेगो है वो यहाँ पे क्लेम करते हैं कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का। तो क्या हेल्ड हुआ इस केस में, इट वॉज हेल्ड दैट फॉर द कॉपीराइट टू एग्जिस्ट देयर मस्ट बी एन ओरिजिनल वर्क, ये तो हमें पता ही है, इवन दो मॉडिफिकेशंस आर टेक्निकली सिग्निफिकेंट, अगर मॉडिफिकेशंस जो है वो बहुत ही ज्यादा टेक्निकली इंपॉर्टेंट भी है, अगर आपने मॉडिफिकेशंस ऐसे कर दिए हैं और आप कह रहे हैं कि हमने तो ये जो मॉडिफिकेशन की है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमने किया है, ठीक है, इफ दे आर नॉट विजिबल विजुअली सिग्निफिकेंट, अगर वो देखने में सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा है और आपको लग रहा है कि टेक्निकली आपने इसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं और ये सिग्निफिकेंट है, तो ये चीज यहाँ पे बोली गई कि एंड आर इन इफेक्ट ऑफ कॉपीज ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क दे वुड नॉट गिव राइट्स टू अ न्यू कॉपीराइट, अगर वो विजुअली सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, और एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपको लग रहा है कि ये सिग्निफिकेंट है लेकिन देखने में सिग्निफिकेंट कोड को नहीं लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप न्यू या फिर फ्रेश कॉपीराइट जो है वो क्लेम नहीं कर सकते, जो कि इस केस में हेल्ड हुआ, ठीक है। आगे बात जो एग्जिस्टिंग वर्क है उसके ऊपर, ठीक है, तो ये हमारी इस केस में हेल्ड हुआ। तो आज की इस वीडियो में यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम नए जो सब्जेक्ट मैटर है इसी के अंदर जो ओरिजिनल लिटरेरी वर्क है इसी का सब टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्वेट ऑफ ब्राउ टेस्ट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अपनी वीडियो में अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।